नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति पार्ट 2 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की संपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति का पद हमने लिया था फ्रांस से, लेकिन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पद से संबंधित जानकारी है? तो अनुच्छेद है 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित संपूर्ण अवधारणाएं हैं। अनुच्छेद 53, संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। संपूर्ण अनुच्छेद 53, संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां निहित। एक राष्ट्रपति में संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह हेतु बाध्य है। यानी राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। ये संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 53 के अनुसार। लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानता है तो ऐसी परिस्थिति पर राष्ट्रपति पर अतिक्रमण का आरोप लगता है। अतिक्रमण का मतलब होता है संविधान में लिखी हुई बात का राष्ट्रपति करता है उल्लंघन, और यदि संविधान में लिखी हुई बात का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति के लिए लगती है महाभियोग की प्रक्रिया, तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत सलाह मानने से मना कर देता है तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया है। देखिए, एक है 42वां, एक है 44वां। आप सभी के परीक्षा में आता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ या 44वां कब हुआ। अब हमें डेट तो याद है 1978 और एक है 1976, लेकिन समझ में नहीं आता कि 76 किसके साथ है और 78 किसके साथ है। तो देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 3 डिजिट तो दोनों के बराबर है। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इन दोनों का टोटल होता है 6, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। 4 और 4 कितने हुए? 8, यानी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में हुआ है। इसका मतलब 42वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1976 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह हेतु कर दिया गया बाध्य, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। ये है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 54। यदि मैं अनुच्छेद 54 की बात करती हूँ तो अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति से संबंधित यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या होगा? एक निर्वाचन मंडल होगा। जो निर्वाचन मंडल संपूर्ण निर्वाचन से संबंधित क्या देखेगा? प्रक्रिया देखेगा। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की क्या है? अवधारणा है। इसी को और आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल होगा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधान सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं तथा राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अब क्या हुआ, अनुच्छेद 54 में भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है पुदुचेरी, ये दोनों ही भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अनुच्छेद 54 में इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, 70वां संविधान संशोधन, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इन दोनों को, यानी इन दोनों की विधान सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचन का अधिकार राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी क्या किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई। अब देखिए, एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पंजीकरण करवाता है, इट मीन्स फॉर्म भरता है, तो उस समय उसे क्या चाहिए, जमानत राशि। तो राष्ट्रपति पद के नामांकन के समय जमानत राशि कितनी है, वो है 15,000 रुपए। अब जब नामांकन दाखिल किया जाता है उस समय राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है 50 प्रस्तावक की और 50 होते हैं अनुमोदक। 50 प्रस्तावक इस बात का प्रस्ताव रखे कि यही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामित हो सकता है, और 50 इसी बात का क्या करने चाहिए, अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति देने वाले होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति जब नामांकन भरता है तो कुल मिलाकर 100 लोगों की क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। अब आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है योग्यता। योग्यता के अंतर्गत क्या आता है कि वो होना चाहिए क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी बात को एक व्यक्ति नामांकन के समय अपूर्ण करता है तो उसे राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार नहीं है, यानी वो राष्ट्रपति के संबंध में जो नामांकन होता है चुनाव से संबंधित, वो नहीं भर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार परीक्षा में आया है, राष्ट्रपति को किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का अभिन्न अंग माना गया है, तो अनुच्छेद है कौन सा, 79। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
और यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय पद पर नहीं है, यानी इलाज के दौरान, बीमारी के दौरान किसी कारण से अपने पद पर नहीं है, उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान समकक्षता रखने वाला वरिष्ठ न्यायाधीश ये दोनों ही राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है किसे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो सदन में यह घोषणा करे कि भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है उसका शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यदि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति उस समय इलाज के लिए या किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उस समय संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र स्वयं को भी दे सकता है और अपनी टेबल पर अपना त्यागपत्र रखकर स्वयं उसे स्वीकार कर सकता है। यानी एक राष्ट्रपति स्वयं को भी यदि त्यागपत्र देता है तो उसे भी त्यागपत्र माना जाएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। धन्यवाद।